नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक कुमार है और आज हम एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 संसाधन के रूप में लोग पढ़ेंगे। कक्षा 9 संसाधन के रूप में लोग वर्तमान उत्पादन कौशल और क्षमताओं के संदर्भ में किसी देश के लोगों के बारे में वर्णन करने का एक तरीका है कि हम लोगों का संसाधन के रूप में कैसे समझें। लोगों को संसाधन के रूप में बनाने के लिए आवश्यक है कि लोगों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान दिया जाए। शिक्षा और स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वास्थ्य पर और अधिक ध्यान दिया जाए ताकि लोग मानव संसाधन के रूप में मानव संसाधन के रूप में तैयार हो सकें। शिक्षा और स्वास्थ्य पर अधिक विकास करने के लिए हमें निवेश की आवश्यकता पड़ेगी। अगर हम मानव को संसाधन बनाने के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य पर निवेश करते हैं तो उसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। मानव पूंजी भौतिक पूंजी से श्रेष्ठ है क्योंकि मानव पूंजी का उपयोग कर सकता है। पूंजी अपने आप में उपयोग नहीं की जा सकती है। पूंजी अपने आप में उपयोग नहीं की जा सकती है। किसी भी देश की जनसंख्या उसकी परिसंपत्तियां होती हैं। अनेक दशकों से भारत में जनसंख्या को परिसंपत्तियां की उपेक्षा दायित्व माना जाता रहा है, लेकिन जनसंख्या किसी देश का दायित्व हो यह आवश्यक नहीं है। इसके लिए हमें उच्च आय की आवश्यकता होगी कि हम शिक्षा और स्वास्थ्य पर अधिक व्यय करें और उच्च आय के लिए प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के पास रोजगार होगा तो बेरोजगारी की समस्या नहीं होगी और उसकी आय उच्च होगी। उच्च आय से न केवल और अधिक शिक्षित और अधिक स्वास्थ्य लोगों को लाभ होता है, बल्कि समाज को भी अप्रत्यक्ष रूप से लाभ होता है। अब विभिन्न उपकरणों के माध्यम से कुछ क्रियाकलाप प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक 3 क्षेत्रों में किए जाते हैं। उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्राथमिक क्षेत्र, इसके अंतर्गत कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन, पशुपालन आते। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत उद्योग या विनिर्माण, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत संचार, व्यापार, सेवाएं, संचार, व्यापार, सेवा। इन विभिन्न क्रियाकलापों के माध्यम से हम उत्पादन को बढ़ाते हैं और आय का सृजन करते हैं ताकि देश का समृद्धि और विकास
में और अधिक वृद्धि की जा सके, लोगों का उपयोग संसाधन के रूप में किया जा सके। इन विभिन्न क्रियाकलापों को आर्थिक क्रियाएं कहा जाता है, जो दो तरह की होती हैं। आर्थिक क्रियाएं दो तरह की होती हैं। बाजार क्रियाएं और गैर बाजार क्रियाएं। बाजार क्रियाओं के अंतर्गत वेतन और लाभ की आशा की जाती है। गैर बाजार क्रियाओं के अंतर्गत हमें जो उत्पादन होता है वो हम स्वयं के लिए करते हैं, स्वभोग के लिए करते हैं। ऐसे उत्पादन को गैर बाजार क्रियाओं के अंतर्गत रखा गया है। अब शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी पर हम चर्चा करते हैं। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र को हमने समझा। अब शिक्षा और स्वास्थ्य को भी समझते हैं। शिक्षा क्या है? शिक्षा मानव को संसाधन बनाने के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण उपकरण है। एक तरह से शिक्षा से समाज का ही विकास नहीं होता, बल्कि राष्ट्रीय और सांस्कृतिक वृद्धि में शिक्षा की बहुत बड़ी भूमिका होती है। और शिक्षा के द्वारा प्रशासनिक क्षमताओं को बढ़ाया जा सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में आई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति वर्ष 1951 में और 52 में, अर्थात पहली पंचवर्षीय योजना में शिक्षा पर 151 करोड़ खर्च किया गया, जो वर्तमान में 11वीं पंचवर्षीय योजना में बढ़कर 151 करोड़ से बढ़कर 3,766.9 करोड़ 11वीं पंचवर्षीय योजना तक हो गया। 11वीं पंचवर्षीय योजना तक हो गया। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालय तथा अन्य प्रगति निर्धारित करने वाले विद्यालयों को स्थापित किया गया और लड़कियों की शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया। वर्ष 1951 में साक्षरता 18% थी। कितनी थी? 18%।
जो बढ़कर 2011 में 74% हो गई। जो बढ़कर 2011 में 74% हो गई। अब 2011 की अनुसार महिलाओं की साक्षरता से पुरुषों की साक्षरता 16.6% अधिक है। 16.6% अधिक है। इसी प्रकार ग्रामीण साक्षरता से नगरीय साक्षरता 16% अधिक है। और केरल के कुछ जिलों की साक्षरता, केरल के कुछ जिलों की साक्षरता, इसी हमारा केरल है, केरल के कुछ जिलों की साक्षरता 94%, वहीं बिहार के जिलों की साक्षरता 62%, 2011 के अनुसार है। शिक्षा के क्षेत्र में वर्ष 1951 में पहली बार सकल घरेलू उत्पाद का, जीडीपी का कितने प्रतिशत खर्च किया गया, ये देखेंगे। जीडीपी का कितने प्रतिशत खर्च किया गया वर्ष 1951 के अकॉर्डिंग। जीडीपी का सकल घरेलू उत्पाद का कितने प्रतिशत खर्च किया गया? 0.64% खर्च किया गया। जो 2015-16 में 2015 और 16 में 3% हो गया। 0.64% से बढ़ा दिया, कितना हो गया? 3% जीडीपी का। बजटीय अनुमान 2017-18 के अनुसार जीडीपी का 2.7% लगाया गया शिक्षा के क्षेत्र में व्यय। वर्ष 2010 तक शिक्षा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य करने के लिए वर्ष 2010 तक 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान के तहत महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। ये हमारे शिक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े थे जो हमने बताए। अब हम स्वास्थ्य के विषय में चर्चा करेंगे आगे। अब हम स्वास्थ्य पर चर्चा करेंगे। स्वास्थ्य पर चर्चा। स्वास्थ्य प्रत्येक जीवन के विकास के लिए अपरिहार्य आधार है। स्वास्थ्य हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है और स्वास्थ्य के संबंधित कुछ टूल्स हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। जैसे पहला टूल्स
शिशु मृत्यु दर। दूसरा जन्म दर। तीसरा मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर क्या है, जन्म दर क्या है, मृत्यु दर क्या है, इसको पहले समझ लें। शिशु मृत्यु दर 1 वर्ष से कम आयु के शिशु की मृत्यु से तात्पर्य शिशु मृत्यु दर कहलाता है। शिशु मृत्यु दर से तात्पर्य है कि 1 वर्ष से कम, 1 वर्ष से कम आयु के शिशु की मृत्यु से, कम आयु के शिशु, 1 वर्ष से कम आयु के शिशु की मृत्यु से है। जन्म दर किसी विशेष अवधि में 1000 व्यक्तियों के पीछे जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या से हम जन्म दर का आंकड़ा लगाते हैं। किसी विशेष अवधि में 1000 व्यक्तियों के पीछे जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या, जन्म दर। मृत्यु दर किसी विशेष अवधि में 1000 व्यक्तियों के पीछे मरने वालों की संख्या से मृत्यु दर। स्वास्थ्य के ये 3 टूल्स। जीवन प्रत्याशा भी है। जीवन प्रत्याशा क्या है? जीवन प्रत्याशा में वृद्धि, पोषण में सुधार से हम किसी देश की जनसंख्या के आत्मविश्वास का आकलन करते हैं। किसी देश की जनसंख्या के आत्मविश्वास का आकलन हम किससे करते हैं? जीवन प्रत्याशा और पोषण में सुधार से। अब शिशु मृत्यु दर कम कैसे हो? शिशु मृत्यु दर कम करने के लिए शिशुओं को हम संक्रमण से बचाने और माताओं के साथ बच्चों की देखभाल तथा उनका पोषण करने से शिशु मृत्यु दर को घटा सकते हैं। शिशु मृत्यु दर को घटा सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधित राष्ट्रीय नीति जो है, जिसके तहत अल्प विकसित वर्गों के लिए परिवार कल्याण, स्वास्थ्य और पौष्टिक सेवाओं को उनके ध्यान में रखकर लागू किया गया। अब स्वास्थ्य में भारत में 2014 में जीवन प्रत्याशा में वृद्धि देखने को मिलती है, जो 68.3 वर्ष बढ़कर हुई। जीवन प्रत्याशा में वृद्धि 68.3 वर्ष हो गई।
अब जन्म दर और मृत्यु दर के भी आंकड़े सुधरे। जन्म दर 20.4 हो गया और मृत्यु दर 6.4 हो गया। शिशु मृत्यु दर भी 1951 में 147, 1951 में 100 शिशु मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर 1951 में 147 से घटकर 34 हो गया। वर्तमान में 34। भारत में 381 मेडिकल कॉलेज हैं और 301 डेंटल कॉलेज। 4 राज्य ऐसे हैं जहां पर मेडिकल कॉलेजों की संख्या अन्य राज्यों से ज्यादा है। वो 4 राज्य कौन कौन से हैं? वो 4 राज्य हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, इन 4 राज्यों में मेडिकल कॉलेजों की संख्या अन्य राज्यों से अधिक है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या हम बता चुके हैं 381 और डेंटल कॉलेज जो है वो है 301। अब हमने स्वास्थ्य को समझा। शिशु मृत्यु दर कैसे कम करेंगे, शिशु मृत्यु दर क्या है, जन्म दर क्या है, मृत्यु दर क्या है, इनके आंकड़ों को समझा। अब हम बेरोजगारी पर चर्चा करेंगे। अब हम बेरोजगारी पर चर्चा करेंगे। बेरोजगारी, बेरोजगारी क्या है? रोजगार क्या है? बेरोजगारी 2 तरह की होती है, ऐच्छिक और अनैच्छिक। ऐच्छिक बेरोजगारी हम उसे कहते हैं प्रचलित मजदूरी दर पर यदि कोई व्यक्ति काम नहीं करना चाहता है उसे हम ऐच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। प्रचलित मजदूरी दर पर यदि कोई व्यक्ति काम करना चाहता है और उसे काम नहीं मिलता है तो उसे हम अनैच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। जैसे मजदूरी की दर जितनी है उतनी दर पर आपकी इच्छा नहीं है काम करने की, तो ऐसी बेरोजगारी को हम ऐच्छिक बेरोजगारी के अंतर्गत समझते हैं। और आपकी काम करने की इच्छा है लेकिन काम नहीं मिलता है प्रचलित मजदूरी दर पर,
तो उसे हम अनैच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। ये किसी भी देश की 15 वर्ष से 64 वर्ष के बीच की जो जनसंख्या होती है वो श्रम शक्ति कहलाती है। श्रम शक्ति किसी भी देश की 15 वर्ष से 64 वर्ष के बीच की जनसंख्या श्रम शक्ति कहलाती है। और 15 वर्ष से कम बच्चे जो कि आश्रित जनसंख्या है, 64 वर्ष से अधिक जो कि वृद्ध, ये भी आश्रित जनसंख्या है। अब श्रम शक्ति कितनी है? 15 वर्ष से 64 वर्ष के बीच के लोगों की जनसंख्या। अब बेरोजगारी का आकलन हम कैसे करेंगे? विकसित राष्ट्रों में कैसे और विकासशील राष्ट्रों में कैसे? विकसित राष्ट्र और विकासशील